हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस न्यू रिवीजन सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं GPCR पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 की वीडियो लास्ट टाइम मैंने अपलोड कर दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, उसको याद कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। आज हम GPCR का टॉपिक खत्म कर देंगे। तो अगर मैं बताऊं आपको कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, तो GPCR के अंदर हमें टोटल 6 पाथवे करने हैं, जिसमें से 3 पाथवे हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं इन लास्ट के जो 3 सिग्नलिंग पाथवे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कर लिया है CAMP पाथवे कंप्लीट, IP3 डैक पाथवे कंप्लीट और कोलेरा टॉक्सिन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, विजन सिस्टम और NO सिग्नलिंग इनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें रिकॉल करा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो GPCR जिस G प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, वो G प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप का होता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी जो अल्फा सब यूनिट है वो कौन सी है। तो वहां पर जो अल्फा सब यूनिट है वो कई टाइप की हो सकती है। अगर वो G अल्फा S है तो वो पार्टिसिपेट करता है इन CAMP पाथवे और कोलेरा टॉक्सिन में। जो G अल्फा Q सब यूनिट होती है, यानी कि वो प्रोटीन जिसके पास G अल्फा Q सब यूनिट है, वो रोल प्ले करता है इन PLC और IP3 डैक पाथवे में। इसके बाद जो G अल्फा I सब यूनिट वाला G प्रोटीन है वो रोल करेगा पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में। और एक होता है G अल्फा T, यानी कि ऐसा G प्रोटीन जिसके पास अल्फा सब यूनिट होती है G अल्फा T, वो रोल प्ले करता है इन रोडोप्सिन और जो ट्रांसड्यूसिन वाला पाथवे है। ठीक है, तो हमने इन दोनों के बारे में तो देख लिया है लास्ट टाइम। आज हम बात करेंगे GAI के बारे में। ठीक है, तो ये आ जाएगा पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के अंदर ही। देखो, ये जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है ये एक बैक्टीरिया से निकाला गया टॉक्सिन है, यानी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बोर्डिटेला। ये जो बैक्टीरिया है इसके पास ये टॉक्सिन होता है, इसलिए इसको हम पर्ट्यूसिस टॉक्सिन बोलते हैं। मतलब इसका पूरा नाम है बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, तो इसके टॉक्सिन का नाम रख दिया गया है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। ये करता क्या है, अगर ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये वूफिंग कफ कर देता है हमारे अंदर। It is modify the function of G protein by catalyzing the ADP ribosylation of a cysteine residue on the carboxy terminal of alpha subunit of GI। मतलब ये टॉक्सिन करता क्या है, हमारे सेल में नॉर्मली चल रहा है GPCR का पाथवे, लेकिन वहां पर जो G प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट होता है उसके ऊपर ये टॉक्सिन जाकर मॉडिफिकेशन कर देता है, जिस वजह से वो परमानेंटली ऑन हो जाता है और सेल के अंदर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। देखो, हम जो भी पढ़ते हैं, इधर वो सिग्नलिंग हो कुछ भी हो, तो सेल जो होता है अपने अकॉर्डिंग उन काम को करता है, यानी बंद भी कर लेता है फिर ऑन भी कर लेता है। ऐसे जैसे रेस्पिरेशन है या फिर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस है या फिर किसी चीज का मेटाबॉलिज्म है, जब जरूरत होती है तो ऑन रहता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये टॉक्सिन बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वहां पर वो GPCR जो उस G प्रोटीन से जुड़ा हुआ है जिसके पास G अल्फा I सब यूनिट है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर देता है। और करता कैसा है, जैसे देखो ये है G अल्फा I सब यूनिट, तो इसका जो सिस्टीन रेजिड्यू है, उसका जो C टर्मिनल है, इसके पास जो सिस्टीन रेजिड्यू है वहां पर ADP राइबोसाइलेशन कर देता है, जिस वजह से अब ये नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा और इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आपको याद हो तो कोलेरा टॉक्सिन में हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि वहां पर जो G अल्फा S सब यूनिट होती है उसके ऊपर जो आर्जिनिन है वहां पर ADP राइबोसाइलेशन कर दिया था कोलेरा टॉक्सिन में। लेकिन यहाँ क्या होता है, सब यूनिट भी चेंज है, यानी G अल्फा I है, और जिस पर किया है वो अमाइनो एसिड भी चेंज है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी कि किस में आर्जिनिन है और किस में सिस्टीन है। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखो जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है वो इफेक्ट करता है G अल्फा I को। अब एक बार हम देख लेते हैं कि G अल्फा I का नॉर्मल फंक्शन क्या है सेल के अंदर। तो अभी अगर GPCR चल रहा है और सेल में कुछ ऐसी कंडीशन आई है कि उस GPCR को बंद करना है, उसके इफेक्ट को बंद करना है, तो वहां पर होता क्या है कि जो वो GPCR है जो कि उस G प्रोटीन से जुड़ा हुआ है जिसके पास G अल्फा I सब यूनिट है, उसको आप GIPCR भी बोल सकते हैं, GIPCR। यहां पर लिगेंड आता है, बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग होने के बाद जो अल्फा सब यूनिट है उसके पास GDP लगा है, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाता है, GTP से बाइंड हो जाता है, फिर वो अलग होता है। अलग होने के बाद जो AC है, एडिनाइलेट साइक्लेज, उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक है, मतलब कि जो G अल्फा S है और जो G अल्फा I है, इन दोनों का काम बिल्कुल अपोजिट है। हमें पता है G अल्फा S
एसी को एक्टिवेट करता है ताकि आगे का पाथवे रन हो सके, लेकिन ये जो जी अल्फा आई है ये इसके किए हुए काम को बंद कर देता है। कैसे बंद करता है? ये जी अल्फा आई वहां पर जो एसी एक्टिवेट है ये इसको आकर इनहिबिट कर देता है। अब जैसे ही एसी इनहिबिट होगा सीएमपी नहीं बनेगा, प्रोटीन काइनेज भी एक्टिवेट नहीं होगा और फिर आगे का सारा पाथवे रुक जाएगा। इसीलिए इसका नाम GAI है। आई का मतलब होता है इनहिबिशन, तो इसका काम होता है इनहिबिट करने का। तो ये नॉर्मल फंक्शन है GAI का। अब ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये भी सेल के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि अगर GPCR लगातार चलता रहेगा तो सेल में हर एक चीज हाई हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था कोलेरा टॉक्सिन में क्या होता है, GPCR लगातार अपना काम करता रहता है, लेकिन सेल में ये चीज भी गड़बड़ होती है, मतलब कि GPCR का काम भी एक फिक्स टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर ये इसको रोकने का काम करता है। तो ये तो बताया है मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल फंक्शन जो है GAI का। लेकिन अगर बॉडी में आ जाए पर्ट्यूसिस टॉक्सिन तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो GI अल्फा सब यूनिट है, एक मिनट रुकिएगा, ये जो G अल्फा आई सब यूनिट है ये GDP से बाइंड है और इस स्टेज में ही ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन आकर इसके ऊपर ADP राइबोसाइलेशन कर देता है। जब ये अपनी रेस्टिंग फेज में होता है, इसको ये एक्टिवेट ही नहीं होने देता, इसके रेस्टिंग फेज पर ही इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। अब ये काम नहीं करेगा तो AC लगातार एक्टिव रहेगा, क्योंकि AC को अब कोई रोकने वाला नहीं है, रोकता ये था लेकिन ये खुद ही रुक गया है। अब यहाँ पर AC अगर एक्टिवेट रहेगा तो ये CAMP को लगातार बनाता रहेगा, प्रोटीन काइनेज लगातार एक्टिवेट होता रहेगा और सेल में हर एक चीज हाई हो जाएगी, जिस वजह से जो वूफिंग कफ है वो बॉडी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम करता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। अभी मैं अगर एक कंपैरिजन आपको बताऊं तो जो G अल्फा सब यूनिट है और जो G अल्फा आई सब यूनिट है, यानी G अल्फा जो S सब यूनिट है वो थी हमारी कोलेरा टॉक्सिन में। उसमें क्या हुआ था कि जब जो G अल्फा S सब यूनिट होती है वो एक्टिव होती है, उस टाइम पर उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में जो G अल्फा आई सब यूनिट है, जब ये रेस्टिंग फेज में होती है यानी इनएक्टिव होती है, उस टाइम इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो ऑब्वियसली आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सेल के अंदर पर्ट्यूसिस टॉक्सिन नहीं है तो क्या होगा, एक्टिवेशन होगा GPCR का बाय द लिगेंड बाइंडिंग। अब G प्रोटीन बिकम एक्टिव बाय द एडिशन ऑफ GTP एट द अल्फा सब यूनिट, और कौन सा, GAI। ठीक है, पहले GPCR एक्टिवेट हुआ बाय विद द हेल्प ऑफ लिगेंड। अब उसके बाद जो GTP है वो बाइंड हो जाएगा G अल्फा आई से। अब ये एक्टिवेट हो गया है तो एक्टिवेट G अल्फा आई इनहिबिट देयर इफेक्टर मॉलिक्यूल जो कि है एडिनाइलेट साइक्लेज। इसका भी इफेक्टर मॉलिक्यूल मतलब G अल्फा आई का भी इफेक्टर मॉलिक्यूल AC है और G अल्फा S का भी इफेक्टर मॉलिक्यूल AC ही होता है। अब ये अलग बात है कि कौन उसको एक्टिवेट करता है, कौन इनहिबिट करता है, लेकिन सबसे पहले तो वो बाइंड इसी से करते हैं, इसी को एक्टिवेट इनहिबिट करते हैं, तो दोनों का जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो AC ही होगा। ये है नॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं कि अगर पर्ट्यूसिस टॉक्सिन आ जाए तो क्या होगा। जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है अनकपल इनएक्टिव G अल्फा आई GDP फ्रॉम द G प्रोटीन। सबसे पहले जो G प्रोटीन है वो उसको G अल्फा आई GDP से अलग कर देता है। यानी कि जैसे देखो ये G प्रोटीन है, G प्रोटीन में ये अल्फा सब यूनिट है, ये गामा है और ये बीटा है। अल्फा से लगा हुआ है GDP। हमने देखा था कि जब अल्फा से GTP लगेगा तब ही ये अलग होगा, लेकिन ये टॉक्सिन इसको पहले ही अलग कर देता है, मतलब उसको एक्टिवेट नहीं करता, पहले ही रेस्टिंग फेज में ही ये अल्फा सब यूनिट को GDP की फॉर्म में ही अलग कर देता है, अनकपल कर देता है। अनकपल करने के बाद ये इसके ऊपर ADP राइबोसाइलेशन कर देगा ऑन द सिस्टीन रेजिड्यू, जो कि कहां पर है, हाँ, इतना करने के बाद फिर ये इसको GDP स्टेट में ही लॉक कर देगा। मतलब ये मॉडिफिकेशन जो होता है इसके कारण ये अल्फा सब यूनिट अब ऐसे ही रहेगी, मतलब रेस्टिंग फेज में ही या फिर ये कहो इनएक्टिव फेज में ही रहेगी। इसके बाद जो इनहिबिशन है ऑफ AC इज नॉट अकर, मतलब AC का इनहिबिशन नहीं होगा क्योंकि ये करता है, अब ये खुद रुक गया है तो यहाँ पर इसका भी इनहिबिशन नहीं कर पाएगा। AC कन्वर्ट करेगा ATP को इनटू CAMP और ये जो CAMP है ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद जो PK है वो बहुत सारे जीन का एक्सप्रेशन करता रहेगा लगातार और सेल में हर एक चीज हाई हो जाती है, जिस वजह से ये अपना इफेक्ट शो कर पाता है सेल के अंदर। तो ये है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने कर लिया है कंप्लीट पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के बारे में, तो मतलब हमारा ये पाथवे भी हो गया है कंप्लीट और ये हमने पहले ही कर लिए थे।
अब बात करते हैं द फिफ्थ सिग्नलिंग पाथवे, दैट इज विजन सिस्टम, या फिर उसको रोडोप्सिन और रोडोप्सिन एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारा सिग्नलिंग है ये होता है हमारी आंखों के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ होता कैसे है। तो ये जो विजन सिस्टम है, रोडोप्सिन जो एक्शन है, वो ह्यूमन आई के अंदर देखने को मिलता है, मतलब ये ह्यूमन आई की जो सेल है वहां देखने को मिलता है। सो द ह्यूमन रेटिना हैज टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर टू गैदर लाइट, नेमली रोड्स एंड कोन। मतलब कि जो हमारी आई होती है, हमारी आई में जो रेटिना होता है, रेटिना के पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक रोड और एक कोन। While rod are responsible for vision at the low light level and cone are responsible for the vision at the high light level। अगर सनलाइट है या फिर हाई लाइट है उस टाइम पर हम चीज़ों को देख पाते हैं वो कोन की वजह से, और अगर डिम लाइट है, बिल्कुल ही अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को अच्छे से तो नहीं देख पाते लेकिन देख सकते हैं, तो वो होता है रोड सेल के कारण। ठीक है, तो ये दो टाइप के सेल होते हैं। यहाँ पर जो रोडोप्सिन है ये एक रिसेप्टर है। रोडोप्सिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन द आउटर सेगमेंट डिस्क ऑफ रोड सेल। हम बात कर रहे हैं रोड सेल की, जो हेल्प करता है इन द विजन एट द डिम लाइट। ठीक है, तो इस रोड सेल में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। इट मेडिएट द डिम लाइट विजन एंड दस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट। ये काम करता है जब डिम लाइट होती है, इसीलिए जब लाइट आता है तो ये काफी सेंसिटिव होता है, लाइट में काफी सेंसिटिव होता है रोडोप्सिन, लेकिन डिम लाइट में ये मतलब अच्छे से देखने में हेल्प करता है। अब ये जो रोडोप्सिन है ये एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, इसीलिए हमने इस सिग्नलिंग को यहाँ ऐड किया है, क्योंकि ये रोडोप्सिन जो होता है ये GPCR ही है, बस यहाँ पर इसको अलग नाम दे दिया गया है। इसलिए दिया है क्योंकि ये रोड सेल में है, तो रोड और ऑप्सिन यानी कि ये देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको दो बातें बता देती हूँ कि अगर रोडोप्सिन इनएक्टिव होगा, मतलब रोड सेल के अंदर ये जो GPCR है अगर ये इनएक्टिव है तो ये हेल्प करेगा विजन इन नाइट, यानी नाइट टाइम पर ये जो रोडोप्सिन है ये इनएक्टिव हो जाता है और देखने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन अगर रोडोप्सिन एक्टिव है तो ये हमारी हेल्प नहीं करेगा इन द नाइट विजन। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट लगता है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रोडोप्सिन का जो काम है वो डिम लाइट में विजन के लिए होता है, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर रोडोप्सिन इनएक्टिव होगा तो वो देखने में हेल्प करेगा, एक्टिव होगा तो नहीं। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे समझाऊंगी, तब आप आराम से समझ लेंगे कि इसका कारण क्या है। पहले यहाँ एक बात आपको बता देती हूँ, अगर एक फोटोन आता है, लाइट जो होती है फोटोन से मिलकर बनी है, अगर एक फोटोन आता है तो वो एक्टिवेट करता है एक रोडोप्सिन को। ठीक है, ये कोई रोड सेल है, रोड सेल में यहाँ लगा है GPCR, तो अगर एक फोटोन आता है तो ये एक GPCR को एक्टिवेट करता है। एक GPCR एक्टिवेट करता है 100 ट्रांसड्यूशंस को। ठीक है, एक रोडोप्सिन जो है एक्टिवेट करता है 100 ट्रांसड्यूशन को एक सेकंड के अंदर। अब उनमें से जो एक ट्रांसड्यूशन है वो एक्टिवेट करता है 100 फॉस्फोडाइएस्टरेज को, जिसको PDEs भी बोलते हैं, एक सेकंड के अंदर। और इसमें से जो एक है वो एक्टिवेट करता है 1000 GMPs को, मतलब बनाता है 1000 GMPs। तो हम ये बोल सकते हैं कंबाइनली कि एक फोटोन एक सेकंड के अंदर 10⁻7 GMPs बनाता है। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक फोटोन होता है एक सेकंड के अंदर 10⁻7 GMPs बनाता है पर सेकंड। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया है, रोडोप्सिन जो है इट एक्ट लाइक अ GPCR, और ये जो ट्रांसड्यूशन है इट एक्ट लाइक अ G प्रोटीन। ठीक है, GPCR किसको एक्टिवेट करता है, G प्रोटीन को। रोडोप्सिन ने किसको किया है, ट्रांसड्यूशन को। तो यहां हम इससे कंपेयर करते हैं। ये जो PDE है इसको हम कंपेयर करेंगे एडिनाइलेट साइक्लेज से, लेकिन हमने कंपेयर तो कर दिया है लेकिन फंक्शन बिल्कुल अलग है इन दोनों के। कैसे, हमने पढ़ा है कि जो AC होता है यानी एडिनाइलेट साइक्लेज जो होता है उसका काम है GMP से बनाना CGMP को, यानी कि अगर GTP है या फिर ATP है तो वो कन्वर्ट कर देता है इसको CGMP में। लेकिन ये जो फॉस्फोडाइएस्टरेज है यानी PD है ये इसका उल्टा काम करता है, यानी इसको जहां पर भी CGMP या फिर CAMP दिखाई देता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है GMP में। ठीक है, तो हमने कंपेयर तो कर दिया लेकिन फंक्शन अलग है। हमने कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि हमने पाथवे देखा है कि पहले आता है GPCR, वो एक्टिवेट करता है G प्रोटीन को और वो एक्टिवेट करता है AC को। यहाँ जो रोडोप्सिन वाला केस है उसमें सबसे पहले रोडोप्सिन एक्टिवेट होगा, फिर ये करेगा ट्रांसड्यूशन को एक्टिवेट और फिर ये करता है PDEs को। तो इस तरीके से हमने बस इस पाथवे को ऐसे कंपेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं पाथवे कैसे काम करता है। अगर डार्क कंडीशन है, अगर डार्क कंडीशन है, पहले मैं यहाँ से समझा देती हूँ।
अगर डार्क कंडीशन है नो लाइट, तो मतलब हमें अभी सब चीज़ें आराम से अच्छे से नहीं दिखाई दे रही हैं, तो क्या होगा हमारे सेल के अंदर, रोडोप्सिन रहेगा इनएक्टिव, क्योंकि ये एक्टिव होता है इन द लाइट, ये एक्टिव होता है इन द लाइट, लेकिन क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो ये जो रोडोप्सिन है ये इनएक्टिव है। इस बात को समझे ध्यान से, अगर लाइट है तो रोडोप्सिन यानी जो जीपीसीआर है वो एक्टिवेट होता है, लेकिन अभी हमने बताया है कि नो लाइट यानी डार्क कंडीशन है, तो यहाँ पर जो रोडोप्सिन है वो इनएक्टिव होंगे। अगर ये इनएक्टिव होंगे तो वहां पर जो ट्रांसड्यूसिन है वो भी इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसको एक्टिव कौन करता है, रोडोप्सिन। अब ये खुद इनएक्टिव है तो ये भी इनएक्टिव होगा। अब अगर ये इनएक्टिव है तो वहां पर जो जी अल्फा सब यूनिट है, और रोडोप्सिन में जो जी अल्फा सब यूनिट है वो टी होती है, देखा था हमने, जी अल्फा टी होता है, तो वहां पर जी प्रोटीन का जो जी अल्फा टी सब यूनिट है वो भी जीडीपी से ही बाइंड रहेगा, यानी इनएक्टिव रहेगा। अब अगर ये इनएक्टिव है तो वहां पर जो पीडीई है यानी फोस्फोडाइएस्टरेज है वो भी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको एक्टिवेट करता है ये, और ये अभी इनएक्टिव है तो ये भी इनएक्टिव है। अब अगर ये इनएक्टिव है तो इसका काम था कि सीजीएमपी को कन्वर्ट करना इन जीएमपी, लेकिन अब ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर जो सीजीएमपी है उसका लेवल हाई रहेगा, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं है। अब इसका लेवल अगर हाई है तो वहां सेल में कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं, सोडियम के कुछ चैनल प्रेजेंट है जिनसे जाकर बाइंड करता है ये सीजीएमपी, उसे बोलते हैं सीजीएमपी मेडिएटेड सोडियम चैनल। तो अब वहां पर अगर सेल के अंदर इसका लेवल हाई है तो जाकर वो अपने इस चैनल से बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेन है उसमें डीपोलराइजेशन कर देता है। मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स अगर ओपन है, आसपास सोडियम है, तो हम पढ़ते भी हैं न्यूरॉन वाले केस में कि अगर सोडियम चैनल ओपन है तो वहां पर हो जाता है डीपोलराइजेशन, तो मेम्ब्रेन का हो जाता है डीपोलराइजेशन। ये होने से वहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है ग्लूटामेट, जिसको एनटीएम यानी न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ये रिलीज होते हैं तब ये हेल्प करते हैं इन द विजन एट नाइट। ठीक है, तो देखा ना, रोडोप्सिन अगर इनएक्टिव है तो ही हम रात में देख पाते हैं या फिर डिम लाइट में देख पाते हैं। आई होप आपको ये पाथवे समझ आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर लाइट कंडीशन है। अगर लाइट है तो रोडोप्सिन होगा एक्टिव। रोडोप्सिन अगर एक्टिव है तो ट्रांसड्यूसिन जो पाथवे मतलब जो जी प्रोटीन है वो भी एक्टिव होगा, और अब जो जी अल्फा टी है वो जीटीपी की फॉर्म में होगा, यानी ये एक्टिव है। अब ये अगर एक्टिव है तो ये अपने जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है यानी पीडीई को भी एक्टिवेट कर देगा, फोस्फोडाइएस्टरेज, और जब ये एक्टिव होगा तो जहां पर भी सीजीएमपी है ये इसको कन्वर्ट कर देगा जीएमपी में, यानी इनका लेवल कम हो जाएगा क्योंकि ये लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं जीएमपी में, तो सीजीएमपी का लेवल हो जाएगा लो। अब अगर इसका लेवल लो है तो ऐसे चैनल, सोडियम के वो चैनल जो कि ओपन होते हैं जब ये बाइंड करता है तो वो क्लोज रह जाएंगे, क्योंकि इसका लेवल कम है तो वो यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा और ये चैनल भी ओपन नहीं होंगे, तो ये रहेंगे क्लोज। अब अगर ये क्लोज है तो जो मेम्ब्रेन है उसका डीपोलराइजेशन तो नहीं होगा, अब ये हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो हो जाती है हाइपर पोलराइजेशन। अब अगर इसका हुआ है हाइपर पोलराइजेशन तो वहां पर जो एनटीएम था यानी न्यूरोट्रांसमीटर था वो रिलीज नहीं होगा, और अगर वो रिलीज नहीं होगा तो वो हमारी देखने में हेल्प भी नहीं करेगा, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डे टाइम है तो डे टाइम में हमें चीज़ें वैसे ही दिख जाती हैं, हमें किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है टू सी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हियर नो नीड ऑफ एनटीएम टू सी बिकॉज लाइट प्रेजेंट फॉर विजन। ठीक है, तो अगर रोडोप्सिन एक्टिव है तो डिम लाइट में उसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर रोडोप्सिन इनएक्टिव है तो वो रात में देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी देखो इस डायग्राम को मैं आप समझा देती हूँ। इसमें दिखाया गया है कि अगर डार्क कंडीशन है तो डार्क कंडीशन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये है सोडियम चैनल जिससे आकर बाइंड कर लेता है सीजीएमपी, क्योंकि डार्क कंडीशन है तो पीडीई ऑफ रहेगा, पीडीई अगर इनएक्टिव है तो सीजीएमपी का लेवल हाई है, और अगर इसका लेवल हाई है तो यहाँ सोडियम चैनल से ये बाइंड होगा और ये अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ पर होगा डीपोलराइजेशन, जिस वजह से ये जो ग्लूटामेट है ये बाहर निकलेगा यानी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जाकर ये सिग्नल देगा देखने के लिए, तो वहां पर डार्क कंडीशन में क्या होता है, हम देख पाते हैं एट डिम लाइट। ऐसे अगर लाइट की बात करें, अगर लाइट है वहां पर तो ये जो सोडियम चैनल है ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि वहां सीजीएमपी नहीं है, और ये अगर क्लोज रहेगा तो वहां हाइपर पोलराइजेशन होगा, जिससे कि कोई भी जो एनटीएम है न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, और हम डे टाइम में हमें जरूरत भी नहीं होती है एनटीएम की।
ठीक है। तो ये पाथवे है विजन सिस्टम का। तो जो पाथवे अभी हम करके आए हैं ये इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसको मैं 1 मार्क कर देती हूँ क्योंकि इस वीडियो का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको इसे अच्छे से रीड करना है। अब ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आप इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। और अगर इसका आंसर आप कमेंट करना चाहते हैं तो 1 मार्क करके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को आराम से। नेक्स्ट पाथवे है एनो सिग्नलिंग। ये सभी हमने कर लिया है, लास्ट है अब ये। इसका फुल फॉर्म है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, इसमें क्या है, दिस सिग्नलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेसोडाइलेशन। यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका अगर इतना डायमीटर है और हम चाहते हैं कि इस ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं वेसोडाइलेशन। तो यहाँ पर अगर चलती है एनो सिग्नलिंग, यहाँ पर अगर एनो सिग्नलिंग चलती है तो इसका जो डायमीटर है वो और थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लाइक कि इस तरीके से हो जाती है। अब ये डायमीटर हाई करना क्यों है, क्योंकि अगर बीपी हाई हो जाता है तो बीपी अगर हाई है तो उसको लो करने के लिए अगर हम वेसल को जो डायमीटर है उसको बढ़ा देंगे तो वहां पर बीपी लो हो जाता है। तो ये बॉडी का ही एक मैकेनिज्म है कि अगर बीपी हाई हो गया है तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए एनो सिग्नलिंग को रन किया जाता है, जिस वजह से जो ब्लड वेसल है उसका वेसोडाइलेशन हो जाता है और यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन का मतलब है इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जीपीसीआर पाथवे ही रन किया जाता है, यानी एनो सिग्नलिंग के लिए जीपीसीआर ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो पीएलसी भी होता है, यानी हमने देखा था फॉस्फोलिपेज जो सी सब यूनिट है और जो ग्वेनाइलाइज साइक्लेज है, ये दोनों ही एक्ट करते हैं एज ए इफेक्टर मॉलिक्यूल। और जो प्रोटीन काइनेज है वो यहाँ होता है प्रोटीन काइनेज जी, ठीक है। तो आप फिर से याद रखें कि जीपीसीआर पाथवे यूज किया जाता है। इफेक्टर मॉलिक्यूल है पीएलसी और ग्वेनाइल साइक्लेज यानी जीसी, और जो प्रोटीन काइनेज है वो होता है प्रोटीन काइनेज जी, जिसको पीकेजी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये पाथवे होता कैसे है। तो यहाँ पर ये जो एनो सिग्नलिंग है ये 2 सेल में जाकर कंप्लीट होती है। स्टार्ट होती है ये वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल के अंदर और एंड होती है स्मूथ मसल सेल्स पर। होता क्या है कि सबसे पहले ये सेल है जहाँ पर ये चीजें शुरू होती है और ये सेकेंड सेल है जहाँ खत्म हो जाती है। सबसे पहले जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल होता है वहाँ जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक लिगेंड आता है जिससे कि जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होने के बाद पीएलसी को एक्टिवेट किया जाता है, यानी कि उससे जो जी प्रोटीन लगा है फिर ये एक्टिवेट कर देता है पीएलसी को, मतलब यहाँ पीएलसी एक्ट करता है एज ए इफेक्टर मॉलिक्यूल। इसके बाद फिर यहाँ सिंथेसाइज होता है एनओ का। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कैसे बना है एनओ, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, फिर पीएलसी को एक्टिवेट किया गया और फिर वहाँ सिंथेसाइज किया गया एनओ। अब ये एनओ जो सिंथेसाइज हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल में आने के बाद ये एनओ एक्टिवेट करता है ग्वेनाइल साइक्लेज को और यहाँ पर इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है ग्वेनाइल साइक्लेज। इसके बाद फिर ये बनाता है CGMP और ये CGMP एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज जी को और ये प्रोटीन काइनेज जी आगे वेसोडाइलेशन में हेल्प करता है, यानी जिस भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उनको बनाने में हेल्प करता है। तो ये है एनो सिग्नलिंग। अब इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। पहले बात करते हैं जो फर्स्ट सेल है दैट इज वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल। उसमें चीजें कहाँ से स्टार्ट होंगी? सबसे पहले एक्टिवेशन होगा जीपीसीआर का बाय द लिगेंड बाइंडिंग। कॉमन स्टेप है, हर एक में होता है ऐसे ही कि सबसे पहले जीपीसीआर को एक्टिवेट किया जाता है उससे लिगेंड को बाइंड करके। जैसे ये बाइंड होता है तो यहाँ पर यूज किया जाएगा जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि जब पीएलसी को एक्टिवेट करना होता है वहां पर हम यूज करते हैं जी अल्फा क्यू सब यूनिट, रिमेंबर? हाँ, तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। जी प्रोटीन बिकम एक्टिव बाय द एडिशन ऑफ जीटीपी एट द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी अल्फा क्यू, यानी कि यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जी अल्फा क्यू। जैसे ही जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो गई है, ये एक्टिवेट करती है जाकर के फोस्फोलिपेज सी बीटा को, फोस्फोलिपेज सी यानी पीएलसी को ये एक्टिवेट करता है। पीएलसी जैसे एक्टिवेट होता है इसके काम होते हैं कि वहां पर जो फोस्फोइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट है यानी PI45P2 जो है उसको ये ब्रेक कर देता है। 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है। एक होता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जिसको IP3 बोलते हैं जो एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, और एक कन्वर्ट करता है डैग में यानी डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर ये जो IP3 है, ये जो IP3 है ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो
सरफेस यानी मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये रिलीज कराता है साइटोसोल में कैल्शियम आयन को। ठीक है, अब जैसे यहाँ कैल्शियम आयन आते हैं इसके बाद पाथवे चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आपने देखा होगा कि जो IP3 डैग वाला पाथवे है वो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन इसके बाद चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। ये जो कैल्शियम आयन है ये बाइंड करता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है कैलमोडुलिन, ठीक है, जिसका नाम है कैलमोडुलिन। ये इससे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये एक्टिवेट करते हैं NOS को, जिसका फुल फॉर्म है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ठीक है, मतलब जो कैलमोडुलिन है और कैल्शियम है ये दोनों मिलकर एक्टिवेट करते हैं NOS को, और ये NOS फिर बनाता है NO को। कहाँ से? आर्जिनिन प्लस O2 से, यानी जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है उसमें O2 बाइंड करके और ये NOS बना देता है NO। अब ये जो NO बना है इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, यहां पर जैसे ही NO आता है ये NO एक्टिवेट कर देता है ग्विनाइल साइक्लेज को यानी GC को, और ये GC कन्वर्ट करता है GTP को इन CGMP। अब ये CGMP फर्दर एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज G को, और ये प्रोटीन काइनेज G नाउ हेल्प इन द जीन एक्सप्रेशन एंड कॉज द वेसोडाइलेशन एंड मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये है NO की सिग्नलिंग। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सेकंड है, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है ये। इसको अच्छे से रीड करना है, काफ़ी आसान है, हो जाएगा। और अगर आप इसका आंसर कमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड मार्क करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी NO सिग्नलिंग के ऊपर ही है। इसको भी अच्छे से रीड कर लेना, काफ़ी आसान है, अब ये हो जाएगा। और कमेंट करना चाहते हैं तो थर्ड मार्क करके आप कमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट है रेगुलेशन ऑफ GPCR। ठीक है, तो GPCR में जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया है। 6 के 6 सिग्नल पाथवे हमने कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि सेल के अंदर जो GPCR पाथवे चल रहा है अगर उसे रोकना है तो क्या करना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि GPCR लगातार चलता ही रहेगा, उसको रोका भी जाता है। तो रोकते कैसे हैं, यहाँ हम उनकी बात करेंगे। तो 3 पाथवे हैं जो सेल के अंदर रन हो सकते हैं GPCR को रेगुलेट करने के लिए या फिर रोकने के लिए। फर्स्ट तरीका होता है डिसेंसिटाइजेशन कर देते हैं बाय एरेस्टाइन, और GTPase एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, और इनिबिटरी लिगेंड से भी हम इसको रोक सकते हैं। पहले बात करते हैं कि यहाँ कैसे होगा। तो फर्स्ट पाथवे की बात करते हैं कि एरेस्टिन जो है ये कैसे रोकता है। तो ये एरेस्टिन क्या है, एक प्रोटीन है। ये GPCR को रोकता है बाय डिसेंसिटाइजेशन, मतलब ये कर देता है GPCR का डिसेंसिटाइजेशन। और करता कैसे है, एरेस्टिन आर अ स्मॉल फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट बाइंड G प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी GPCR। एरेस्टिन बाइंड टू एक्टिव फॉस्फोराइलेटेड GPCR with higher affinity including the inactive phosphorylated and active unphosphorylated। यानी कि देखो यहाँ पर ये GPCR है। GPCR जैसे ही एक्टिवेट होता है तो यहाँ एक प्रोटीन है जिसका नाम है GRK। ये GRK यानी ये काइनेज है, ये क्या करता है, इस जो हमारा ये GPCR है उसके इस पॉइंट पर फोस्फेट को ऐड कर देता है। अब जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पर फोस्फेट का एडिशन होता है तो ये जो एरेस्टिन है ये आकर बाइंड कर लेता है। अब जैसे यहाँ एरेस्टिन बाइंड करता है तो क्लैद्रिन आ जाता है और वो इसको अंदर ले लेते हैं। अंदर लेने के बाद वो ऐसा वेसिकल बना देते हैं। तो ये हो गया है इसका डिसेंसिटाइजेशन। और जब उसको फिर से एक्टिव करना होता है तो फिर इस वेसिकल को मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और GPCR यहाँ आकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से एरेस्टिन हेल्प करता है। सेकेंड पाथवे है बाय GTPase एक्टिविटी। हमने देखा है कि जो GPCR है, GPCR का जो लूप 3 होता है उसके पास GEF एक्टिविटी है। जो G प्रोटीन के ऊपर, जो G प्रोटीन है उसके ऊपर जो GDP लगा हुआ है, GDP लगा हुआ है जिसको ये कन्वर्ट कर देता है GTP में, जिसको ये कन्वर्ट कर देता है GTP में, और ये हो जाता है एक्टिवेट। वहीं साइटोप्लाज्म में एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है गैप, यानी GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये गैप क्या करता है, इस GTP को फिर से कन्वर्ट कर देता है GDP में। मतलब GEF तो इसको एक्टिव करता है और ये जो गैप है ये इसको इनएक्टिव कर देता है। तो अगर हमें GPCR का पाथवे चलाना है तो GEF को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर हमें रोकना है समहाउ तो वहां पर गैप जो एक्टिविटी होती है उसको ऑन कर दिया जाता है, मतलब ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और G प्रोटीन को ही इनएक्टिव कर देता है, जिस वजह से जो आगे का पाथवे है वो सारा बंद हो जाता है। और थर्ड तरीका है, जो थर्ड वे है, ये होता है कि जो कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि इनिबिटरी होते हैं, यानी कि वो एक्टिवेट करते हैं G-alpha I सब यूनिट को। रिमेंबर जो कि हमने पर्ट्यूसिस में देखा था, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के अंदर हमने देखा था, इसका नॉर्मली फंक्शन होता है इनिबिट करना।
तो अगर वहाँ पर हमें चीज़ें इनहिबिट करनी है तो इस वाले प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया जाता है और फिर ये आकर आगे जाकर AC को इनहिबिट कर देता है और सारा पाथवे फिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लिगेंड हैं जो एक्ट करते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कि है सोमैटोस्टैटिन, यूज व्हेन इमीडिएट इनहिबिशन रिक्वायर। तो इट एक्टिवेट G-alpha-I कंटेनिंग G प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जिसके पास G-alpha-I सब यूनिट है वो उसको एक्टिवेट करता है और ये आगे जाकर उस पाथवे को कंप्लीट रोक देता है। तो ये 3 ऐसे पाथवे हैं जिसकी वजह से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो GPCR है हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। तो अभी आप इसको कंप्लीट लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना। चलिए तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।